हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ विकास राज पाठक। ठीक है भाई, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, ये लाइव लेक्चर नहीं होगा। सो मैं एम रिकॉर्डिंग द सेकंड पार्ट ऑफ माय बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर सीरीज़। ठीक है भाई, तो कल मैंने मैराथन सेशन जो लिया था उसमें जितना हो गया था उसके बाद वाला सेशन ये वाला रहेगा, और इसको मैं कोशिश करूँगा छोटा रखूँ, और उसके बाद ये रिकॉर्डेड रहेगा। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाएगा तो उसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है जी, तो डिफेंस एग्ज़ाम्स क्वेस्ट पर आपका स्वागत है। वेलकम टू डिफेंस एग्ज़ाम्स क्वेस्ट। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है डिफेंस एग्ज़ाम्स इन 10। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, डिफेंस 101 ये चैनल और है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहें तो। ओके, सो माई प्लस रेफरल कोड इज़ विकास 1। ठीक है भाई, मेरा रेफरल कोड जो है वो है विकास 1। अब आप बोलोगे सर ये विकास 1 रेफरल कोड किस लिए दिया आपने? ये भाई उसके लिए है जब आप रेफरल कोड यूज़ करके जब आप अपना प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे, ठीक, तब आपको अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए, जो कि सबको चाहिए होता है, तो 10% का डिस्काउंट अगर चाहिए आपको तो आप ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो कैसे? देखिए, ये नीचे बॉक्स है, ये रेफरल कोड लिखा हुआ है, उसके पीछे एक बॉक्स है। ठीक है, ऐसा एक आपको ऑप्शन आएगा रेफरल कोड डालने का, जिसमें आपसे पूछा होगा कि डू यू हैव ए रेफरल कोड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रेफरल कोड विकास 1 डाल दोगे यहाँ पर और उसको अप्लाई कर दोगे। उससे क्या होगा, 10% अमाउंट आपका इंस्टेंटली डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि जो भी अमाउंट आपका पे करने का रहेगा वो तुरंत डिडक्ट हो जाएगा। तो ये विकास 1 उसके लिए काम आएगा। अब बात रही कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेना क्यों है सर? आप फ्री में पढ़ा रहे हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लें हम? दूसरी बात देखो भाई, डेली लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पर लगेंगी। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, देखो आप फ्री क्लासेस यहाँ यूट्यूब पर ले ही रहे हो, उसके बाद आप फ्री क्लासेस स्पेशल क्लासेस में ले लेते हो अनअकैडमी पे। ठीक, तो इन दोनों क्लासेस को लेने के बाद अगर कुछ आपका बचता है तो बचता है आपका जो मेन कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब स्पेशल क्लासेस आपकी एक तरीके से डेमो की तरह होती हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, 1 आवर का एक लेक्चर होता है और टीचर को ऐसा कुछ पढ़ाना होता है जो 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, यानी कि ऐसा कुछ भी चीज़ पढ़ा सकता है टीचर जो कि 1 आवर में कंप्लीट हो जाए। तो क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि भाई स्पेशल क्लासेस में वहाँ डेली नए बच्चे आ रहे होते हैं। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि आपका एक बैच बन गया उसमें फिक्स्ड स्टूडेंट हैं आपके, डेली वही आपके लेक्चर्स देख रहे हैं, तो उनको तो पता रहेगा कि भाई कल सर ने 2 दिन पहले क्या पढ़ाया था, 4 दिन पहले क्या पढ़ाया था। कोई नया स्टूडेंट अगर आता है तो उसको नहीं पता होगा ना सर ने 2 दिन पहले क्या पढ़ाया, वो तो फर्स्ट क्लास ले रहा है अपनी। तो उसमें ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं आपको जो 1 आवर में कंप्लीट हो सकें और आपको भी पता लग सके कि टीचर कैसे पढ़ाता है। तो आपको वहाँ कोर्स नहीं मिल पाएगा कंप्लीट, जैसे प्रॉपर अपनी कोचिंग होती है ना, उस तरीके से आपको कोर्स नहीं मिल पाएगा। दूसरा, यूट्यूब पे भी आपका सेम सिस्टम रहता है, डेली बच्चे नए आते हैं तो बार बार चीज़ों को रिपीट करना, फिर स्टूडेंट्स क्या, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो इरिटेट होने लगते हैं कि सर आप वही चीज़ बताते रहते हो रोज़ रोज़। ठीक, तो उसका सोल्यूशन करने के लिए आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसको बोलते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, आपके प्रॉपर बैचेस चलते हैं टीचर्स के, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से जैसे पढ़ते हैं ना, आप कोचिंग में आके पढ़ते हैं, वैसे ही आपकी पढ़ाई होगी, यानी कि आपकी डेली लाइव क्लासेस लगेंगी। जो भी सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आने होंगे उन सब की क्लासेस आपकी लग रही होंगी, और यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती, जैसे 1 आवर की टाइम लिमिट होती है स्पेशल क्लासेस में, यहाँ पर कोई नहीं होती। यहाँ आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास लगती है डेली, एक सब्जेक्ट की एक क्लास। ठीक है, तो उसमें फिर क्या, वही सेम चीज़ जो स्पेशल क्लासेस में है कि भाई आप चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिर टीचर से अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, पोल वगैरह करवाए जाएँ तो उसमें आंसर भी कर सकते हो। सेकंड फिर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक होगा आपका जो कि 1 आवर में कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ रैंडम टॉपिक्स रहते हैं। किसी दिन नाउन का कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, नेक्स्ट डे प्रोनाउन का कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, मैं इंग्लिश की बात करूँ जैसे, तो उससे नेक्स्ट डे कुछ एरर डिस्कस कर दी, उससे नेक्स्ट डे कुछ वोकेबलरी पढ़ा दी। ठीक है, उससे नेक्स्ट डे कुछ PQRS पैसेज वगैरह करवा दिए। तो रैंडम रहती हैं चीज़ें, एक जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है उसके हिसाब से नहीं जा रही होती। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपकी चीज़ें सीक्वेंस में जा रही होती हैं।
यानी कि जो चीज़ पहले पढ़ाई जानी चाहिए वो पहले पढ़ाई जाती है, उसके बाद जो उसके आना चाहिए वो उसके बाद जो आना चाहिए, ऐसे सीक्वेंस में जा रहे होता है। हर सब्जेक्ट का ये सीन रहता है। तो आपके कोर्सेज बहुत सही तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक। एक भी बेनिफिट हो गया। दूसरा फिर क्या होता है अब आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको अपनी प्रिपरेशन चेक भी तो करनी होगी ना कि भाई आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। उसके लिए आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट देते हो, क्विज़ वगैरह देते हो। तो आपका यहाँ सब प्लस में क्या होता है, जैसे आपकी 2 दिन क्लास लगी, 3 दिन क्लास लगी, कोई टॉपिक पढ़ाया गया उसमें, तो उसकी क्विज़ करवा ली जाती है। टीचर आपसे क्विज़ का बता देता है कि भाई वीक के एंड में, इस वीकेंड पे क्विज़ होगा, तो आप उस वीकेंड पे क्विज़ अटैम्प्ट करते हो। और क्विज़ में क्वेश्चंस जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है उस वीक में, उससे रिलेटेड ही आते हैं, ठीक। तो आपको पता रहेगा कि भाई इस वीक में जो चीज़ पढ़ाई गई वो मुझे समझ में आई कि नहीं आई। कैसे पता लगेगा, आप क्विज़ में आंसर दोगे, वहाँ आपको पता लगेगा। अगर सही अगर हो रहे हैं, आपके आंसर्स मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। नहीं हो रहे तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। आप तुरंत वो जाके वीक का जो भी पढ़ा है उसको नोट्स में अपने रिवाइज़ करें, ठीक। उसके बाद लाइव टेस्ट वगैरह होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ टेस्ट देते हैं, तो आपको एक एग्ज़ाम फील आ जाता है, जिसमें क्या होता है बहुत सारे बच्चे अगर एक साथ टेस्ट दे दें तो आपको पता लगेगा कि भीड़ में अगर मैं पेपर दूंगा, जैसे एक्चुअल में मेरे को पेपर देना है बाहर जाके, और तो उसमें मेरी रैंकिंग क्या रहने वाली है, मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, ठीक। तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। दूसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है अनअकैडमी अनलिमिटेड सब एक्सेस देता है बच्चे को, ठीक है। जनरली क्या होता है ऑफलाइन कोचिंग्स में, आपने कोई कोर्स लिया, परचेज़ किया, एक सब्जेक्ट का एक टीचर आपको मिल गया, हर सब्जेक्ट का मान लो 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सपोज़ कीजिए किसी एक टीचर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठी, नहीं आ रहा समझ में, तब क्या करोगे। अब आप बोलोगे सर अपने मैनेजमेंट को जाके कि सर टीचर चेंज करो। अब एक स्टूडेंट के बोलने से तो कोई टीचर चेंज करेगा नहीं, ठीक। सेकंड, फिर आप क्या करोगे, कोर्स दूसरा लो, उसमें अलग पैसे दो, कोचिंग छोड़ दो, नई बैच मत लो, नुकसान आपका है। या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या फिर अपना नुकसान करवा लो, ठीक। यही होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सपोज़ कीजिए आपको किसी टीचर का पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा, कोई भी इश्यूज़ हैं आपके, या फिर मतलब कोई एक टॉपिक एक टीचर ने अच्छा पढ़ाया, कोई दूसरा टॉपिक कोई दूसरा टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो आप क्या करोगे, एक टॉपिक एक से पढ़ लिया, दूसरा दूसरे से पढ़ लिया, ठीक। तो यहाँ पर टीचर्स की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितने टीचर्स प्लस पे पढ़ा रहे हैं सबके कोर्सेज़ को फ्री देख पा रहे होगे। फ्री का मतलब मेंबरशिप लेने के बाद, ठीक, सबको देख पा रहे होगे आप। प्लस का ये सबसे बेस्ट फीचर है मेरे हिसाब से। अनलिमिटेड जो एक्सेस मिलता है ना, बच्चे को ये टेंशन नहीं रहती कि मेरे को यार अगर समझ में नहीं आया तब मैं क्या करूँगा, ठीक। वहाँ झंझट नहीं रहता, वो आप किसी भी टीचर से वो चीज़ पढ़ सकते हैं। चलो ये तो मैंने बता दिया। आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या है, देखो मिनिमम वही 400 पर मंथ से शुरू हो जाता है। इसमें अलग अलग प्राइसेस होते हैं। अब ये तो CDS FCAT कैटेगरी का है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, आपका 10% डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा। फिर आपका जो क्रेडिट्स आप जमा करते हो, जैसे डेली क्लास लेते हो तो कुछ क्रेडिट मिलता है ना, उसको जमा करके उसको भी रिडीम कर सकते हो अगर लॉन्गर पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेना है। मैं सजेस्ट करूँगा आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें और 2 साल का या 1 साल का लें, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आपने तैयारी शुरू की है, आपको 1 महीना 1.5 महीना हुआ है तैयारी शुरू की है, तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें कम से कम। और मेरा रेफरल कोड विकास1 है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ओके हम थोड़ा आगे आ गए। हाँ यहाँ थे हम, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, दिस इज़ माई कार एंड आई वॉन्ट दिस कार तक। तो जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, पहले लेक्चर में इसी पे आए हैं, तो कल वाली जो क्लास हुई थी भाई लाइव 2.5 घंटे की क्लास हुई थी, वो जाके आप देख लो। तो यहाँ तक का जो पढ़ाया हुआ है वो आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा थोड़ा स्लो है पेस, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं और आप उसको देख सकते हैं, ओके। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे भाई दोबारा से, फिर एडजेक्टिव में ही डिस्कस कर रहे हैं। एडजेक्टिव का मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। एडजेक्टिव आपका क्या चीज़ होती है, एडजेक्टिव वही होता है आपका जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव बोला जाता है। अब क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है, अब जैसे हिंदी में आप कहते हो ना विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला वर्ड, तो वही आपका एडजेक्टिव इंग्लिश में होता है एक्चुअली, ओके। तो चलो जैसे मैंने आपको पिछले इसमें बताया कि भाई ये जो दिस है,
अब एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन का ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, प्रोनाउन भी बन जाते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, अरे यार कब पता लगेगा सर हमको इसमें कौन से घुंघरू लग रहे हैं। जो घुंघरू बजेंगे तो पता लग जाएगा कि भाई ये प्रोनाउन बज रहा है, प्रोनाउन लग रहा है, और घुंघरू नहीं बजे तो ये एडजेक्टिव हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बताया था कि भाई जब आपका जो ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे हैं, ये जब आपके सब्जेक्ट बन रहे हों सेंटेंस में, तब ये प्रोनाउन की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस में क्या क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। तो ये अगर सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, तो अगर दिस, दैट, दीज, दोज आपका सब्जेक्ट बन रहा हो तो डेफिनेटली ये प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन होगा तभी सब्जेक्ट बन पा रहा होगा। तो यहाँ पर इसको आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह दोगे। अब ये डेमन हो गया, ओके। ठीक। और अगर ये किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा या उसको क्वालिफाई कर रहा होगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अगर ये किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, अब एडजेक्टिव की क्या होती है डेफिनेशन, यही तो होती है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो अगर ये क्वालिफाई कर रहा होगा किसी नाउन को, जैसे ये नाउन है कार को क्वालिफाई कर रहा है, आई वॉन्ट दिस कार, दर्शा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा और सेंटेंसेस देखते हैं। दीज आर रोहन्स फ्रेंड्स, दीज आर रोहन्स फ्रेंड्स। अब देखिए आर मेन वर्ब बन रही है, ठीक, मेन वर्ब बन रही है। तो अब मैंने आपको बताया था एज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये जब भी मेन वर्ब की तरह काम करें, इज, एम, आर, वाज, वर। अब मैं लिख के दे देता हूँ, आपको फिर से लिख देता हूँ, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन। आप बोलोगे सर इतना रिपीट क्यों करते हो? बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है उनको समझ में नहीं आता एक बार में, तो मैं जैसे रिपीट करता रहता हूँ तो उनके दिमाग में बैठ जाती है चीज़, ठीक है। जिनके एक बार में बैठ जाती है उनके तो कोई बात ही नहीं है, जिनके एक बार में नहीं समझ में आता कोई बात नहीं भाई, उनके लिए ही रिपीट करता हूँ मैं। तो ये ना सोचें कि भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से स्टूडेंट को समझ, मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक। तो एज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये जब भी मेन वर्ब का काम करें, जनरली ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और कंटिन्यूस वाले केस में यूज़ होते हैं, V1 प्लस ING के साथ हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। लेकिन अगर ये ना बने, कोई V1 प्लस ING के साथ ना आए, तो मेन वर्ब की तरह काम करेंगे। अब मेन वर्ब की तरह काम करेंगे तो उनको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद इंग्लिश ग्रामर में आपके ऑब्जेक्ट नहीं आते, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का फंडा कल समझा दिया था, जिसने नहीं देखा है वो कल का लेक्चर ज़रूर देखे, ठीक है भाई। इंग्लिश ग्रामर में जब भी लिंकिंग वर्ब आएगी उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाएंगे, ठीक है भाई। अब फ्रेंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, आर मेन वर्ब हो गई आपकी। अब देखो ये रोहन्स क्या है, अब देखो रोहन एक नाम है किसी का, ठीक है, तो ये एक नाउन हो गया इस कैरेक्टरिस्टिक से, भाई किसी चीज़ का नाम नाउन होता है। दूसरा, अब अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है इसने, तो इसने क्या कर रखा, पोजेशन बना रखा है, ठीक, पोजेशन बना रखा है। अब तीसरा, काम क्या कर रहा है भाई, ये नाम तो रोहन हो गया, काम ऐसा लग रहा है जैसे पोजेशन बना रखा है। अब काम क्या किया इसने, काम किया इसने फ्रेंड्स के ऊपर पोजेशन बनाना, कि भाई ये रोहन के फ्रेंड हैं, तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, ठीक। अब इसका नाम तो नाउन है, ठीक है, देख पोजेशन जैसा रहा है कि भाई पोजेशन बना रहा है और काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। तो इससे कंफ्यूज ना हो भाई कभी कि होता क्या है एक्चुअली, मैंने आपको बता दिया। नाम इसका नाउन है, काम ये पोजेशन जैसा कर रहा है, और एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच हुआ इसका एडजेक्टिव, ठीक। अब देखो पॉजेसिव टाइप है इसका, देखो नेम, मैं लिख देता हूँ भाई, इसको अलग से लिख देता हूँ सो दैट यू कैन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। देखो इसका नेम अगर आपसे कोई पूछे तो वो होगा नाउन, भाई ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप बता दोगे सर नाउन है, ओके। दूसरा, फिर अगर पूछे कोई इसका टाइप क्या है तो आप बताओगे पॉजेसिव, ठीक। अब तीसरा आपसे कोई पूछे ये यहाँ पे काम क्या कर रहा है भाई इसमें, तो आप बोलोगे सर एडजेक्टिव बन रहा है, ओके।
सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, इसको देखो क्योंकि भाई बस में बहुत ये है नेक्स्ट लेवल। ठीक, ये चीज़ें कोई मुझे लगता नहीं कोई बताएगा इतना डिटेल में आपको, बट मैंने बता दिया। अब देखो बात आ गई, चलो रोहन भी हो गया, फ्रेंड्स भी हो गया, आर भी हो गया। अब इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिला। सब्जेक्ट नहीं मिला तो एक ही वर्ड रह गया आपके पास दीज, और ऐसा कभी नहीं हो सकता सेंटेंस में कि सब्जेक्ट ना आए। अगर किसी भी वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। सॉरी, हाँ, किसी वर्ब के बिना कभी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, और अगर वर्ब सेंटेंस में आ गई तो उसको सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर दीज आपका बनेगा सब्जेक्ट, और अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो मैंने आपको बताया था ना, इसको आप प्रोनाउन बनाओगे। प्रोनाउन भी कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, अब मैंने यहाँ डेमो प्रोनाउन लिख दिया। तो भाई मैं जैसे क्या होता है ऑफलाइन क्लासेस में कई बार यही होता है कि मैं पूछता हूँ 4-5 बार, मैं डेमो प्रोनाउन ऐसे डीमन डेमो ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ। तो बच्चे क्या बोलते, मैं पूछता हूँ 4 दिन बाद कि भाई बताओ, खड़े हो बताओ ये क्या है। बोलते सर डीमन प्रोनाउन है, डेमो प्रोनाउन है। तो ऐसा ना करें, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है मेरे भाई। ठीक, तो ये दीज हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। अब देखो नीचे देखो, मोहन हैज सेंट दीज गिफ्ट्स फॉर यू। मोहन ने भाई ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए भेजे हैं। अब देखो, हैज़ आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, सेंट आ गई की हो गई मेन वर्ब। अब भाई ये सेंड करने का काम किसने किया? मोहन ने। तो मोहन हो गया आपका सब्जेक्ट, मोहन सब्जेक्ट हो गया। अब सेंट वॉट, वर्ब से वॉट या होम के रिप्लाई उस वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, गिफ्ट्स। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। 4 आपका होता है प्रपोजिशन। ठीक है, वो प्रपोजिशन के बाद इंग्लिश ग्रामर में न कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो आएगा उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसको हम इंग्लिश ग्रामर में प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आपका 4 का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया यू। यू जो क्या है? एक प्रोनाउन है। अब बच के आ गया आपके पास दीज। अब मैंने आपको बताया कि भाई अगर ये दीज दिस दैट दीज दोज आपके सब्जेक्ट बन जाए, ठीक, तो इनको आप बोलोगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और अगर ये यहाँ पर किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दें, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दें तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गिफ्ट्स को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इन गिफ्ट्स को क्वालिफाई कर रहा है भाई, है दीज गिफ्ट्स, उनको दर्शा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया मेरे भाई। ठीक, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो आपने देखा कि भाई दीज यहाँ पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन रहा है। तो इन चीज़ों से कंफ्यूज ना हो, चीज़ों को रटे नहीं, समझें कि ऐसा होता क्यों है। ठीक, ऑल ऑफ देम जॉइंड आवर कंपनी, ऑल ऑफ देम जॉइंड आवर कंपनी। अब देखो ऑल वाला केस दिखाते हैं। ये देखो, सबसे आसान क्या होता है? वर्ब पहचानना। वर्ब हो गई आपकी जॉइंड। ठीक है सर, जॉइंड वॉट, वर्ब से वॉट या होम के रिप्लाई उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। जॉइंड वॉट, क्या ज्वाइन किया भाई उसने? कंपनी ज्वाइन की। तो ये आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई कंपनी। और क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव, पोजेशन बना रहा है भाई, हमारी कंपनी है, हमारा पोजेशन बना रहा है उसके ऊपर। तो ये हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। अब देखो, ऑफ आपका होता है प्रपोजिशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। और प्रपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन उस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है सर, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब फिर वही फंडा फंस गया हमारे पास कि हमारे पास एक ही वर्ड रह गया ऑल, और हमारे पास हमारी वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं है। तो आप ऑल को क्या करोगे? सब्जेक्ट बनाओगे भाई। ठीक, तो इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे और ये यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम करेगा। ठीक, प्रोनाउन की तरह काम करेगा। कौन से प्रोनाउन की तरह? क्वांटिटेटिव प्रोनाउन की तरह भाई। क्वांटिटी बताएगा कि भाई सारे के सारे बंदे। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑल जो है वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक, अब ये देखो भाई आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बार इसका देख लो भाई, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो इनको पढ़ो भाई अब आप। ऑल द बॉयज़ हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। ऑल द बॉयज़ हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। एक बार इसको वीडियो को पॉज कर लो। पॉज करने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक बार खुद सॉल्व करना है,
और फिर देखना भाई, फिर प्ले करना आप। चलो मैं बताता हूँ। ऑल द बॉयज़ हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। हैव आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड हो गई आपकी मेन वर्ब, ठीक है। कंप्लीटेड व्हाट, वर्ब से व्हाट या हम का रिप्लाई उस वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कंप्लीटेड व्हाट, टास्क, टास्क हो गया इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। दियर हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब ये भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे, मैंने आपको पहले बता दिया है, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। इसको ओके तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो जिनको ये नहीं पता लग रहा कि दियर सर पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे है, वो पुरानी क्लासेस जाके देख सकते हैं। ओके, अब देखो ऑल द बॉयज़, हमारे पास अब क्या बच रहा है भाई, 3 वर्ड्स बच रहे हैं। द आपका आर्टिकल होता है, 2 रह गए, ऑल और बॉयज़। तो अब आपको सब्जेक्ट बनाना है इन दोनों में से, तो आप किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? ऑल द बॉयज़ हैव कंप्लीटेड दियर टास्क। अब बॉयज़ ने टास्क कंप्लीट किया है, फिर ऑल ने किया। अब बोलोगे सर बॉयज़ ने किया, तो बॉयज़ को सब्जेक्ट बना दें, बिल्कुल बना दें। और वैसे भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही बनता है सब्जेक्ट, और बॉयज़ तो आपका नाउन है, ठीक। तो बॉयज़ को आपने सब्जेक्ट बना दिया। अब फिर ऑल बाकी रह गया। अब इसको क्या बनाया जाए, अब इसको क्या बनाएं, बताओ। देखो अब ये बनेगा इस बॉयज़ के लिए एडजेक्टिव। कौन सा वाला एडजेक्टिव? वही वाला एडजेक्टिव जो ये प्रोनाउन बना था पहले, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्या करेगा, इन बॉयज़ के बारे में एक विशेषता बताएगा, इनकी विशेषता बताएगा कि भाई सारे के सारे लड़के, ठीक है। ये बताएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी की विशेषता बताएगा उसके कि भाई सारे के सारे लड़के हैव कंप्लीटेड दियर टास्क, उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर ये ऑल आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। पिछले सेंटेंस में यही क्वांटिटेटिव प्रोनाउन बन रहा था आपका, ओके। तो यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ बन रहा है एडजेक्टिव। तो चीज़ों को रटे नहीं, समझने की कोशिश करें। देखो, ईच बॉय हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स, ईच बॉय हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब ये देखो, हैज़ हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, स्कोर्ड हो गई मेन वर्ब, स्कोर्ड व्हाट, वर्ब से व्हाट या उनका रिप्लाई उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, मार्क्स। तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया भाई। किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव गुड, ओके। अब बच रहा है ईच और बॉय, और ईच और बॉय में से किसको सब्जेक्ट बनाओगे भाई? बॉय को बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है, नाउन को प्रेफर करेंगे। या मजबूरी हो तब किसी और चीज़ को बनाया जाता है, मजबूरी नहीं है, या तो हमारे पास अवेलेबल है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। बॉय नाउन अवेलेबल है तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे। अब फिर आपका ईच रह गया अलग। अब देखो ये बनेगा आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ही बनेगा क्योंकि नाउन है इसके बाद में, तो इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव ही होगा। अब कौन सा वाला एडजेक्टिव होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। या फिर ईच इधर नहीं, इधर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनता है। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया आपके। अब ईच यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, कैसे? ईच बॉय हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स, यानी कि मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं तो सबके लिए आप बता रहे हो कि भाई साहब ने एक एक बच्चे ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। अब देखो अगले सेंटेंस पे आओ, सेम, ठीक है भाई। अगर किसी को लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रीप्ले करके फिर से देख लो, जैसे सेंटेंस स्टार्ट होता है वहाँ पहुँचाओ उसको, फिर दोबारा से देख लेना भाई। पूरी की पूरी वीडियो रिप्ले करने की ज़रूरत नहीं है, जो सेंटेंस समझ में नहीं आया उसको थोड़ा सा पीछे जाओ, जहाँ से जो सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन शुरू है वहाँ से शुरू कर लेना। देखो, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ स्कोर्ड गुड मार्क्स, ठीक है सर। हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सबसे आसान होता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहचानना, तो भाई बचपन से यही देखते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, सबसे आसान होता है। तो हैज़ और स्कोर्ड आपने पहचान लिया। स्कोर्ड व्हाट, क्या स्कोर किया भाई उसने, वर्ब से व्हाट या उनके रिप्लाई उस वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, गुड मार्क्स, ठीक है। मार्क्स हो गए आपके ऑब्जेक्ट। और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये मार्क्स आपके नाउन हो गए, इसकी विशेषता बताइए भाई कैसे मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, ठीक।
क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया है आपका गुड। अब मैंने पिछले सेंटेंस में आपको इसको सिर्फ एडजेक्टिव बता दिया था, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा वाला एडजेक्टिव है। क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक। अब देखो अब क्या रह गया आपके पास, अब देखो यहाँ पर एक है प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन है और इंग्लिश ग्रामर में प्रपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन उस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर आपका नाउन आ रहा है तो ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसको अपन बोलते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आपका आर्टिकल होता है। अब ए एन दी आर्टिकल के ऊपर भी लिखना पड़ेगा क्या, ये चीज़ें तो समझने आनी चाहिए। अब रह गया फिर ईच आपका सब्जेक्ट नहीं है। अब देखो अभी भी आपके पास सब्जेक्ट नहीं मिला आपको, ठीक। अभी भी आपकी वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिला, और वर्ब को सब्जेक्ट मिलना निहायत ही ज़रूरी है, ठीक। तो आपका ईच यहाँ पर बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और बन जाएगा प्रोनाउन बनते ही सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन हो गया तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चीज़ों को मेरे भाई एक बार फिर से बता रहा हूँ, रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। समझोगे तो सबको समझ में आएगा और दूसरों को भी समझा पाओगे। अब देखो एडजेक्टिव और प्रोनाउन का तो मैंने आपको समझा दिया फंडा, भाई कोई वर्ड कभी एडजेक्टिव हो जाता है कभी प्रोनाउन हो जाता है। अब ये देखो एडजेक्टिव और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या खेल रहता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मैंने देखो अभी आपको बताया कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ये जो वर्ब्स हैं ये जब मेन वर्ब की तरह काम करने लगे, मेन वर्ब का मतलब होता है लिंकिंग वर्ब की तरह काम करने लगे, मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तब इनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं भैया, ठीक है। तो जब ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करने लगे हैं तब हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे सर, जो करेगा ये सेंटेंस कोड करेगा, ठीक है। लिंकिंग वर्ब की तरह काम करें तो इनके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाते हैं भाई, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाएंगे, ठीक है। अब देखो शेफाली मैरिड अ रिच मैन। अब देखो सबसे आसान क्या है भाई, वर्ब पहचानना। मैरिड वर्ब हो गई। अब भाई शादी किसने की, डूअर कौन है इस काम का, शेफाली है, शेफाली सब्जेक्ट हो गई, ठीक भाई। मैरिड वॉट या होम के रिप्लाई लेते हैं भाई वर्ब से, वर्ब से वॉट या होम का रिप्लाई उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैरिड वॉट का तो मिलेगा नहीं रिप्लाई, मैरिड होम का मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना ह्यूमन बींग्स हों बाद में तो होम का रिप्लाई लेना भाई, भाई बंदे की बात हो रही है तो होम का रिप्लाई लेना। मैरिड होम किससे शादी की, मैन से शादी की, तो ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया भाई वर्ब का। अब क्या बच गया, ए आर्टिकल होता है, रिच बच गया। रिच क्या होगा भाई, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। एडजेक्टिव हो गया ये आपका, क्वालिटी बता रहा है तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अब देखो ये रिच यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अजय इज रिच। अब मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, इज, एम, आर, वाज, वर जब आपके मेन वर्ब की तरह काम करेंगी तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं, और लिंकिंग वर्ब जब होगी तो उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। अजय इज रिच, तो ये यहाँ पर अकेली आई है, मेन वर्ब की तरह आई है तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई, अजय हो गया सब्जेक्ट, तो ये रिच क्या हो गया मेरे भाई, रिच हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखो ये वर्ड रिच यहाँ पर तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, और यहाँ पर ये बन गया आपका एडजेक्टिव, ठीक। यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया और यहाँ पर बन गया ये एडजेक्टिव। चीज़ों को रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। अब देखो अमन इज़ स्मार्ट, राहुल इज़ टॉल। अब ये इज़ आ रहा है, लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर भी इज़ आ रहा है, अकेला मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब है, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए अमन और राहुल। अब ये स्मार्ट और टॉल वैसे देखा जाए तो एडजेक्टिव होते हैं भाई, किसी की क्वालिटी बताते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होने चाहिए, लेकिन मेरे भाई ये लिंकिंग वर्ब के बाद लगे हुए हैं इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना।
इज, एम आर, वाज, वर, बी, बीन, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करें तो इनको लिंकिंग वर्ब की तरह जाना जाता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे जाएंगे, ना कि एडजेक्टिव्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। अब देखो इनके पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे क्यों जाते हैं वो भी बता देता हूँ। ये क्या होती हैं भाई, ये जो वर्ब जब मेन वर्ब की तरह काम करती हैं तो इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा होता। अब देखो अजय इज़ रिच, ये सेंटेंस पढ़ के देखो, इसमें कोई एक्शन हुआ क्या? एक्शन नहीं हुआ। एक्शन अगर नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, कुछ का कोई डूअर भी नहीं होगा। डूअर नहीं है तो रिसीवर भी नहीं होगा, और रिसीवर नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता। सपोज करो भाई, कोई काम अगर कोई होगा तो उसको कोई करने वाला होगा, और एक ऐसा वस्तु या प्राणी होगा, ठीक है, कोई मैन या थिंग होगी जिसके ऊपर वो काम किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे पीटने का काम है, तो अब या तो आप लोहे को पीट लो, जैसे वो लोहार पीटता है ना लोहे को हथौड़े से, या किसी बंदे को पीट लो। तो जब पीटने का काम ही नहीं होगा तो वह ना तो वो पीटने वाला कोई होगा ना कोई पिटने वाला होगा, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता भाई इन सब में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट क्या बनता है अपना, कोई या नाउन या प्रोनाउन बनता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आएगा। कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा तो उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता। सो दैट्स वाई इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। ग्रामर का है सब कुछ लॉजिक, ऐसे नहीं है सर कुछ हवा में वैसे ही बता रहे हैं, मन कर रहा है उन्होंने घर से बना लिए नहीं, सब कुछ ग्रामर का लॉजिक है भाई। आप चलते हैं नेक्स्ट आपका एडवर्ब की तरफ। अब देखो भाई, अब बात करेंगे हम एडवर्ब की। एडजेक्टिव की हमने कंप्लीट बात कर ली, अब बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब की बेसिक जो आपकी क्या कहते हैं डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि अब जैसे आपका एडजेक्टिव होता है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इधर ही लिख देता हूँ। जैसे आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या करता है, आपके नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, सिंपल। तो उसी तरह एडवर्ब भी कहेगा, अरे यार तुम क्वालिफाई कर रहे हो तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी क्वालिफाई करेंगे। तो एडवर्ब कहेगा तो भाई नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, 2 लोगों को क्वालिफाई कर रहा है, मैं भाई 3 को करूँगा, ठीक है। तो एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है भाई, ये करेगा पहले वर्ब को, ठीक है, उसके साथ ये किसको और कर सकता है, ये कर सकता है एडजेक्टिव को, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये बोलेगा यार 2 हो गए, तीसरा मिल नहीं रहा, तो वो करेगा चलो खुद को ही कर लेते हैं, नंबर ही तो बढ़ाना है। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये 3 चीज़ों को क्वालिफाई कर सकती है एडवर्ब। 3 चीज़ों की विशेषता बता सकती है, उनको रिलेट कर सकती है, कुछ भी कह लो भाई, क्वालिफाई करने का मतलब, ठीक है। तो अब देखो, अभी सब कुछ मैं आपको सेंटेंसेस से समझाऊंगा एग्जांपल से, ठीक है। अब देखो, इट क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अ हॉर्स रन्स, एक घोड़ा भागता है, बहुत अच्छी बात है, घोड़ा तो भागता है सर। घोड़ा नहीं भागेगा तो फिर उसके जो घास खाई है वो पचेगी कैसे, हाजमा ख़राब हो जाएगा उसका। सब्जेक्ट ये वर्ब, सिंपल। और हॉर्स रन्स फास्ट, ठीक, ये वर्ब हो गई आपकी, ये सब्जेक्ट हो गया। अब देखो रन्स फास्ट, अब इसको फास्ट को मैं क्या लिखूं, और यहाँ पर आ रहा है हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये वेरी हो गया, ये फास्ट हो गया, फिर फास्ट आ गया यहाँ पर, इसको क्या लिखूं, यहाँ पर भी ये एडवर्ब होगा और यहाँ पर भी ये एडवर्ब होगा, ठीक है। अब देखो क्यों होगा, आप बोलोगे सर फास्ट तो आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे भाई मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। उसके बाद अब एडजेक्टिव की पोजीशन और बता देता हूँ आपको। एडजेक्टिव जिस भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उसके पहले लगाएगा, उसके पहले आ रहा होगा वो इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। अब देखो अ हॉर्स रन्स फास्ट, अब यहाँ पर कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन लिख रहा है इसके बाद जिसको क्वालिफाई कर सके, नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये इस वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो और बन जाएगा एडवर्ब। रन्स फास्ट, कैसे भागता है, तेज़ भागता है सर, बहुत अच्छी बात है, तो एडवर्ब बन गया। अब देखो हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, फास्ट आपका फिर वही नाउन प्रोनाउन नहीं है कोई, तो एडवर्ब हो गया। अब ये वेरी क्या होगा, वेरी भी एडवर्ब होगा मेरे भाई। अब मैंने क्या बताया था, देखो वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो ये वर्ब को क्वालिफाई करता दिख गया आपको दूसरे सेंटेंस में। और क्या लिखा, एक एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है,
तो यहाँ पर इसने एक एडवर्ब जो फास्ट है उसको क्वालिफाई कर दिया, तो ये खुद भी एडवर्ब हो गया। ओके, तो ये एडवर्ब का फंडा होता है और पढ़ेंगे आगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये देखो सेंटेंसेस कुछ पढ़ो, इनको पॉज कर लो, पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ब्रेक कर दिया है ना तुमने अगर सेंटेंसेस को, जैसे मैं ब्रेक करता हूँ एक एक वर्ड को, ये तुमको सीख गए, तुम ब्रेक करना सीख गए, तो तुमको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली भाई। सॉरी, कोई दिक्कत आनी ही नहीं वाली है। अब देखो भाई, करो। द प्रेसिडेंट रिवॉर्डेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रेव सोल्जर्स। सबसे आसान क्या है, वर्ब पहचानना। पहचान ली, ये हो गई आपकी वर्ब। रिवॉर्डेड करने का, रिवॉर्ड करने का काम हुआ। वर्ब से वॉट या उनके रिप्लाई उसके वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। रिवॉर्डेड वॉट, जवाब मिला कुछ, क्या रिवॉर्ड किया भाई, कुछ नहीं किया, मतलब जवाब नहीं मिला। होम का जवाब लेके देखते हैं। रिवॉर्डेड होम, किसको रिवॉर्ड किया, अरे 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 सोल्जर्स को रिवॉर्ड किया। ये रहा आपकी वर्ब का ऑब्जेक्ट, देखो कितना पीछे लिखा हुआ है, उसके बीच में कितना कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा ना सोचें कि बिल्कुल बगल में चीज़ें लिखी हुई होती हैं, कुछ चीज़ों को पाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है आपको। तो इस वर्ब को भी अपना ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए रास्ता लंबा तय करना पड़ा। सफ़र थोड़ा लंबा हो गया इसका, कोई बात नहीं, लेकिन अंततः मंजिल इसको मिल ही गई अपनी, जिसकी इसको चाहत थी वो चीज़ इसको मिल गई, इसके ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखो रिवॉर्डेड व्हाट होम, अपना ऑब्जेक्ट पहचान लिया। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा होगा भाई, किसने रिवॉर्ड किया, सब्जेक्ट हो गया आपका प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट हो गया सब्जेक्ट। अब देखो बचा क्या भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली और ब्रेव। अब देखो ये ब्रेव क्या होगा भाई, क्या बताया मैंने, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं हम एडजेक्टिव। अब देखो ये सोल्जर्स क्या है, नाउन ही तो है भाई, सोल्जर्स नाउन ही तो है, कॉमन नाउन है। तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है, और मैंने क्या बताया था, पोजीशन, कि भाई जिसको भी क्वालिफाई करता है उससे पहले आता है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा आपका एडजेक्टिव है, ब्रेव आपका एडजेक्टिव। वैसे भी आप पता लगा सकते हो, ब्रेव तो बच्चे जानते हैं कि सर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब फिर बात आती है एक्स्ट्राऑर्डिनरीली की, आर्टिकल हो गया भाई, ये तो दा तो आपका, तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरीली क्या होगा, अब देखो ब्रेव है आपका एडजेक्टिव। अब इसने बताया कि भाई खाली ब्रेव नहीं है वो भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेव है, मतलब कतई नेक्स्ट लेवल के है भाई, लेजेंड लेवल के है। तो आपने एडजेक्टिव को क्वालिफाई करिया, एडजेक्टिव की विशेषता बताई, उसकी डिग्री बढ़ा दी, तो आपने क्या किया, आपने एडवर्ब का काम कर दिया भाई। एक्स्ट्राऑर्डिनरीली आपका एडवर्ब हो गया। और जो ये आप देख रहे हो एल वाई, इससे भी बच्चे पहचान लेते हैं कि सर एल वाई लग रहा है तो एडवर्ब भी होगा। तो बच्चे हमेशा ऐसा नहीं होता कि एल वाई लग रहा है तो एडवर्ब होगा। चीज़ों को ग्रामर से समझने की कोशिश करो, रटना भूलो, रूल्स को याद करना रटना भूलने लगो, धीरे धीरे छोड़ दो भाई, वो चीज़ें काम नहीं आती। जब मेन एग्ज़ाम आता है ना, तब वो कहते हैं गड़बड़ हो जाती है भाई। तो ये आपका यहाँ पर एडवर्ब हो गया, यहाँ पर भी द आर्टिकल था आपका। अब देखो नेक्स्ट, मोहन बॉट एन एक्सट्रीमली कॉस्टली हाउस नियर अ बीच। अब देखो साहब काम क्या हुआ भाई, यहाँ पे काम हुआ खरीदने का, ठीक है सर खरीदने का काम हो गया, तो ये वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई आपकी। अब खरीदने का काम किसने किया, अरे भाई मोहन बाबू ने किया, मोहन बाबू हो गए सब्जेक्ट। मोहन बाबू ने क्या खरीदा भाई, बहुत कोई महंगा घर खरीद लिया बीच के पास, अरे भाई बड़े पैसे हैं, बीच के पास घर खरीद लिया उन्होंने, ठीक। अब देखो क्या खरीदा, बॉट वट, क्या खरीदा भाई मोहन बाबू ने, मोहन बाबू ने खरीद लिया भाई हाउस, ये हो गया ऑब्जेक्ट, बॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट। ओके सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नियर आपका भाई प्रपोजिशन होता है, प्रपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन उस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक। अब देखो ये आपका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब रह गए आपके एन आर्टिकल हो गया भाई, एक्सट्रीमली और कॉस्टली रह गए। अब दोनों में देखो एल वाई लग रहा है, तो दोनों को एडवर्ब लिख दूँ क्या भाई, दोनों को एडवर्ब नहीं लिख सकता भाई, नहीं लिख सकता। आप बोलोगे सर
हलवाई लग रहा, दोनों का एडवर्ब लिख दो, नहीं है। अब देखो अरे भाई स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉस्टलिटी लिख रखा है, कोई बात नहीं, कॉस्टली होगा भैया, ठीक है। अब देखो नाउ हाउस क्या है आपका, नाउन है। अब मैंने क्या बताया, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव अब जिस भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उससे पहले लगते हैं। तो ये हाउस नाउन है, इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड है कॉस्टली, ये उसके पहले भी लग रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई एडजेक्टिव, ठीक है। अब फिर खाली कॉस्टली से काम नहीं चला, तो भाई महंगा घर खरीद नहीं है, महंगा ही नहीं खरीदा उसने, घर बहुत महंगा खरीद लिया भाई, ठीक है। तो उसने डिग्री विग्री बढ़ा दी उसकी, तो एक्सट्रीमली हो गया आपका एडवर्ब। इसने इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दिया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की वजह से ही बन गया आपका एडवर्ब। ओके भाई, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, ठीक। तो ये आपका एडवर्ब हो गया भाई। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब मैं भाई वही चीज़ें बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसके पहले लगेगा, जिस भी नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा उससे पहले लग जाएगा। एडवर्ब क्या करेगा, किसी नाउन को किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, ठीक, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, वो यहाँ मैंने आपको दिखा दिया। और किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वो आपने इन दोनों सेंटेंसेस में देख लिया भाई। इस ब्रेव को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पर ये इस कॉस्टली को क्वालिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली, ठीक। अब देखो सचिन प्लेड रियली वेल इन द लास्ट मैच। काम क्या हुआ भाई, काम हुआ सर खेलने का, प्ले करने का, ये हो गई आपकी वर्ब। किसने खेला भाई, अरे सचिन बा ने खेला सर, सचिन हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखो प्लेड व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई उस वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। प्लेड व्हाट, प्लेड मैच, इसका हो गया ऑब्जेक्ट। मैच क्या है भाई, आपका नाउन है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है कि वो जिस नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उसके पहले लगते हैं, तो लास्ट हो गया आपका एडजेक्टिव। और मैं एडजेक्टिव पढ़ा चुका हूँ, ये कौन सा वाला एडजेक्टिव होगा ये ये होगा आपका ऑर्डिनल, ठीक, नंबर बताने वाला न्यूमरल एडजेक्टिव। हाँ, देखो गलती हुई, आपको यहाँ प्रपोजिशन दिखाई दिया, तो ये आपको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ना कि आपकी वर्ब का ऑब्जेक्ट। ओके, आप देखो इन चीज़ों को ध्यान रखना। जब भी इंग्लिश ग्रामर में प्रपोजिशन आएंगे तो उस प्रपोजिशन के बाद आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होंगे उस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे, ना कि वर्ब के। तो यहाँ पर आपकी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था मैच, मैच था आपके इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये चीज़ें देखो मेरे को क्लिक कर गई। अब मैं भी जैसे वो जल्दीबाजी में भागता रहता आगे, तो मैं भी मैच करके निकल लेता, ठीक। लेकिन अगर मुझे पता है कि भाई प्रपोजिशन आ गया, तो अरे मुझे तुरंत क्लिक कर गया, अरे मैंने तो गलती कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, सीखो इनको भाई, थोड़ा ज़ोर लगेगा लेकिन सीखो। वो कहते हैं ना, एक और ट्राई करो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, तो अपने दिमाग को एक धक्का और दो, उसको बोल कर काम कर भाई। अब देखो वेल क्या है भाई आपका, वेल आपका होगा भाई इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब, क्योंकि इसको एडजेक्टिव हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है जिसको ये क्वालिफाई कर सके, ठीक। अब देखो फिर, अब ये रियली क्या हो गया, इस वेल की क्वालिटी बताने वाला, इस वेल को बताने वाला, इस वेल को क्वालिफाई करने वाला दूसरा एडवर्ब हो गया। दो एडवर्ब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी आ जाएं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, ठीक। रियली वेल, वेल आपका भाई प्लेड वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है, ठीक। और रियली आपका वेल एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। अब 2 एडवर्ब हैं, एक ने क्या किया,
प्ले वर्ब को क्वालिफाई किया, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला। दूसरी ने क्या किया, दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर लिया, वेल एडवर्ब को रियली एडवर्ब ने क्वालिफाई कर लिया। तो इस तरीके से आप स्कैन करना अगर सीख जाते हो सेंटेंसेस का, सो दिस विल बी लाइक अ वरदान होगा भाई आप लोगों के लिए। अब पढ़ते हैं भाई टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ठीक। तो भाई इस तरीके से पढ़ना हो तो थोड़ा पेशेंस रखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एक बार में समझ में नहीं आती हैं चीज़ें तो 2 बार पढ़ें, ठीक है, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, लेकिन ये काम होगा आपको परमानेंट। ये ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने आज कोई रूल याद किया, कल भूल गए तो कोई बात नहीं, परसों फिर याद कर लेंगे। ये काम ऐसा है जो एक बार आ गया और ठीक से प्रैक्टिस कर ली एक बार इसके ऊपर, नेवर गोना फॉरगेट इट, ठीक है, कभी नहीं भूलने वाले इसको। और फिर आप इस लेवल पे भी पहुंच जाएंगे कि आप दूसरों अपने साथ वालों को पढ़ा भी सकें चीज़ों को, ठीक। अब देखो टाइप्स देख लेते हैं एडवर्ब के। टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखो भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि समय बताने वाला एडवर्ब। ठीक है, समय बताने वाला एडवर्ब हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। वर्ब से व्हेन का रिप्लाई होता है। अब मैं आपको उसमें बताऊंगा इसको करके। जैसे मैं वर्ब से व्हाट या का रिप्लाई लेता हूँ ना, तो वर्ब से आप व्हेन का रिप्लाई ले लोगे, बहन का रिप्लाई नहीं, व्हेन का रिप्लाई, ठीक है। वर्ब से व्हेन का रिप्लाई ले लोगे तो आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो कोई भी काम कब किया गया उसमें बताया जाएगा भाई, एक्शन कब हुआ, यस्टरडे, सून, लेट, अर्ली, रिसेंटली, ये सारे वर्ड्स तो सुने होंगे आपने, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है भाई एल वाई आया, देखो यस्टरडे है, इसमें एल वाई आ जाएगा, सून में एल वाई आया, लेट में एल वाई आया, ठीक है, नहीं आया ना। तो हमेशा ये पत्थर की लकीर मत मान लेना कि भाई एल वाई नहीं है तो उस वर्ड कोई एडवर्ब नहीं बन सकता, ठीक है। ठीक है, चलो अगला देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वर्ब से वेयर का रिप्लाई, वर्ब से वेयर का रिप्लाई होगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो कहाँ कहाँ कोई भी एक्शन हुआ वो कहाँ हुआ, हेयर, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर, समवेयर। अब देखो ये सारे एडवर्ब है, इनमें कहीं एल वाई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो चीज़ों को समझो। अब देखो वर्ब से हाउ का रिप्लाई होता है, और भाई ये तो यू जैसा बन गया, वी बना देता है, हाउ, हाउ बुलाओ। वर्ब से हाउ का रिप्लाई होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, वर्ब से हाउ का रिप्लाई होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखो ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, ईजिली, कोई काम कैसे किया गया, एक्शन कैसे किया गया, ठीक है। ब्रेवली किया गया, नाइसली किया गया, रूडली किया गया, स्वीटली किया गया, ईजिली किया गया, ये सब मैनर बताएंगे किस तरीके से काम को किया गया, ठीक। अब फ्रीक्वेंसी देखिए भाई, वर्ब से ऑफन का रिप्लाई, कि कोई काम कितने बार किया गया, फ्रीक्वेंसी उसकी, ठीक है भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ये। अब मुझे लगता नहीं है इन सब चीज़ों को कोई आपको इस तरीके से पढ़ाता होगा, बट अगर पढ़ाता हो तो बहुत अच्छी बात है, चीज़ें सीखनी चाहिए। वर्ब से हाउ ऑफन का रिप्लाई, ठीक है, देखो डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, ठीक है। कोई काम कितने क्या कहते हैं हिंदी में, अंतराल पे किया गया, कितनी बार किया गया, ठीक है। अब देखो एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच, ठीक है।
कोई काम कितना किया गया, वर्ब से हाउ मच का रिप्लाई। इसको बोलेंगे आप एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी, सो, इनफ, टू मच, फार। ठीक, ये हो गए आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखो भाई, ये सेंटेंसेस हैं कुछ, इनको डील कर लेते हैं। इंडियन सोल्जर्स फॉट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमीज। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, पहचानोगे वर्ब। फॉट करने का काम हुआ है, ठीक है भाई, लड़ने का काम हुआ है। कौन लड़ा भाई, सोल्जर्स लड़े, सोल्जर्स हो गए सब्जेक्ट। अब ये इंडियन दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था ना, प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इंडिया प्रॉपर नाउन है, उससे बना एडजेक्टिव है इंडियन, तो ये हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब सिर्फ एडजेक्टिव लिख दो, कोई बात नहीं है। आप बोलोगे सर ये क्यों करते हो, ये हमको पेपर में थोड़ी बताना होता है कि एडजेक्टिव है, कौन सा है, क्या है। भाई ये पेपर में करने के लिए नहीं है, ये पेपर में आपसे गलती ना हो उसके लिए हैं चीज़ें, ठीक है। पेपर में चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दें, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अगेंस्ट आपका होगा एक प्रेपोजिशन, और एनिमीज हो गए आपके प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट। एनिमीज आपके नाउन हो गए, और इंग्लिश ग्रामर में प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आए तो उसको प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये बन गया। अब रह गया भाई वेरी और ब्रेवली, ठीक। अब यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है जिसकी विशेषता बता सके, तो ये ब्रेवली एडजेक्टिव तो नहीं बन सकता। क्या बनेगा भाई, एडवर्ब बनेगा, ठीक है सर, एडवर्ब बना देते हैं। फॉट, हाउ, मैनर, कैसे लड़े, ब्रेव लड़े, ठीक है भाई, साहसी तरीके से लड़े, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया भैया, ठीक। अब देखो एडवर्ब ऑफ हाउ मच, एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितनी ब्रेवली लड़े, बहुत ब्रेवली लड़े, ठीक है भाई। तो ये हो गया एडवर्ब आपका कौन सा वाला, डिग्री वाला, ओके। ये मैनर और ये डिग्री। तो भाई चीज़ों को समझने की कोशिश करो ऐसे। वर्ब से हाउ का रिप्लाई आपका एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा, कैसे लड़ा गया, ठीक। तो वो मिल गया आपको ब्रेवली वर्ब से, ठीक है। हाउ मच का रिप्लाई आपको बताएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको मिल गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय सोल्व्ड द क्वेश्चंस वेरी इजीली विदाउट एनी हेल्प। अब देखो, अब काम क्या हुआ, सॉल्व करने का। वर्ब हो गई, किसने सॉल्व किया, अजय ने किया भाई, ठीक है, अजय सब्जेक्ट हो गया। सोल्ड व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई उस वर्ब के ऑब्जेक्ट होता है। क्वेश्चन सॉल्व किया भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। विदाउट हो गया आपका प्रपोजिशन, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन आपके प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर भाई हेल्प ये नाउन है, ठीक है। तो हेल्प एक वर्ब भी होता है, लेकिन ये नाउन वाला है, मदद। एक तो होता है हेल्प, मदद करना, ये वर्ब होता है आपका, और ये सिर्फ मदद होते हैं, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, ही नीड्स माई हेल्प, ठीक। तो वहाँ पर उसका आपका जो हेल्प है वो नाउन हो जाएगा। ये आपका नाउन है तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, वैसी बात है प्रपोजिशन का। नाउन प्रोनाउन ही तो ऑब्जेक्ट बनते हैं, और तो कोई है नहीं इनका दुनिया में जो इनका ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक। इन्हीं के सारे ज़िंदगी कट रही है बेचारे प्रपोजिशन की, नाउन या प्रोनाउन के सारे, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब बचते हैं आपके वेरी और इजीली, ठीक। अब देखो इजीली क्या होगा भाई, क्वेश्चंस सॉरी वर्ब क्या है हमारे पास, सोल्ड। सोल्ड से आप हाउ का रिप्लाई लेंगे, कैसे सोल्व किए, कोई जवाब आ रहा, अरे सर इजीली, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर हाउ मच का रिप्लाई लिया, ठीक है भाई, सोल्ड हाउ मच इजीली, बहुत ज़्यादा इजीली, वेरी, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री,
डिग्री बढ़ा दी भाई, इजीली तो सॉल्व किए, कि ऐसा नहीं सिंपल इजीली सॉल्व किए, बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर दिए। डिग्री बढ़ा दी तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब देखो, मुकेश टॉक्स वेरी लाउडली एंड एरोगेंटली, बहुत अच्छी बात है। टॉक्स हो गई आपकी वर्ब, मुकेश हो गया सब्जेक्ट। अब देखो, वेरी भी है, लाउडली भी है, एरोगेंटली, अब तो आपको पता है तीनों के तीनों एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन हो गया आपका। अब देखो टॉक्स हाउ, कैसे बात की भाई मुकेश, कैसे बात करता है, लाउडली बात करता है और सर एरोगेंटली बात करता है, तो दोनों एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए। ठीक है, दोनों एडवर्ब हो गए, एडवर्ब ऑफ मैनर। और वेरी, आप देखते आ रहे हो भाई, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वेरी। अब आप बोलोगे सर आप बड़े मतलब होशियार हो, आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ तो वेरी भी लिख रहे हो, ब्रेवली लिख रहे हो, दोनों को साथ चिपका के लिख दिया। यहाँ पर आपने वेरी और इजीली को चिपका के लिख दिया, यहाँ पर आपने ये वेरी को लाउडली के साथ लिख दिया, लेकिन बेचारे एरोगेंटली को अकेला छोड़ दिया। ये एंड कंजंक्शन क्यों लगाया सर आपने? ठीक है, आपको क्या ज़रूरत थी एंड कंजंक्शन लगाने की? तो मेरे भाई, जैसे मैंने एडजेक्टिव में बताया था कि जब दो अलग अलग तरीके के एडजेक्टिव्स हों तो उनको आप कॉमा लगा के साथ लिख दोगे, कॉमा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ साथ लिख सकते हो। अलग अलग टाइप के एडवर्ब हों, एडजेक्टिव हों तो सेम चीज़ एडवर्ब के साथ है। अगर अलग अलग टाइप का एडवर्ब है तो उसको साथ साथ लिख सकते हो। भाई ये दोनों अलग अलग टाइप के थे, ये भी अलग अलग टाइप के थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये लाउडली और एरोगेंटली एक ही तरह के हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर हैं, तो इनको फिर आपको कंजंक्शन लगा के लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा कष्ट करें, कंजंक्शन लगा के लिखें। क्यों भाई, एक ही तरह के एडवर्ब ऑफ मैनर है दोनों। ठीक है भाई, तो ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा होने आ गया, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाकी का मैं कल फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूँगा भाई, बहुत मटेरियल पड़ा पढ़ाने के लिए तो अभी। ठीक है, तो अभी चलते अपन वापस अपने स्लाइड पे, स्टार्टिंग वाली पे। भाई जिसने कल की क्लास नहीं देखे है वो अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती 2.5 घंटा मिस कर रहा है, तो जाके ज़रूर देखें भाई। तो मेरा रेफरल कोड मेरे भाइयों है विकास1। और आप बोलोगे सर आपने अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम है भाई विकास राज पाठक। मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, यानी कि अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ डिफेंस के लिए पढ़ाता हूँ, मैं एसएससी वालों को भी पढ़ाता हूँ, सीडीएस वाले जो आपके डिफेंस के होते हैं, एनडीए वाले, सीजीएल एग्ज़ाम होता है आपके एसएससी का, बैंक वालों को भी मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश। ठीक है, तो ये मेरा कुछ है इंट्रोडक्शन टाइप। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, 5 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो तब मैं वैसे अपने जूनियर्स को पढ़ाता था इंजीनियरिंग के बारे में। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे एसएससी के प्रिपरेशन में मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ कि मेरे को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। वहाँ फिर मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की, सिलेक्शन भी लिया। उसके बाद फिर मुझे लगा यार कि पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा, थोड़ा पढ़ाने में था, तो मैं उस चीज़ को मिस कर रहा था। तो मैंने सिलेक्शन के बाद जॉब नहीं ली और अपना पढ़ाना जारी रखा। तो एसएससी के बाद फिर मैं धीरे धीरे डिफेंस में आ गया, बैंक वालों को भी पढ़ा, अभी भी पढ़ाता हूँ मैं एसएससी वालों को। तो भाई मेरा रेफरल कोड है विकास1। तो अगर आपको लगे कि सर थोड़ा सा भी ठीक पढ़ाते हैं तो ये रेफरल कोड यूज़ करके अपना प्लस सब्सक्रिप्शन लें भाई आप। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, कल मिलेंगे भाई। अब ये रिकॉर्डेड सेशन है बाय द वे, तो जब भी अपलोड होगा ये मैं बोल दूंगा, कोशिश करूँगा आज ही अपलोड हो जाए। मैं आज सैटरडे को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज अगर नहीं होगा तो संडे में अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तब भी नहीं होगा तो ट्राई करूँगा मंडे में। ठीक, बट आई विल अपलोड दिस। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।